द बहुजन लेंस में आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करें। आज हम एक बहुत ही चर्चित और कह सकते हैं प्रभावशाली किताब के कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। कांशीराम की चमचा युग। हाँ, दी चमचा एज। ये किताब सिर्फ एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि अंबेडकर के बाद की जो दलित राजनीति है उसको समझने के लिए एक तरह से जरूरी भी है। बिल्कुल। और सवाल यही उठता है कि कांशीराम को आखिरी किताब लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई और इसने दलित राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश कैसे की। सही बात है। तो चलिए इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांशीराम ने द चमचा एज एन एरा ऑफ स्टूजर्स यानी चमचा युग ये 1982 में लिखी थी। हाँ, 1982। और ये वो दौर था जब वे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ अपने अनुभवों से गुजर चुके थे और शायद कुछ जिसे कहते हैं डिसइल्यूजन, मोहभंग भी महसूस कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, और इसी मंथन से फिर बाम सेफ और DS4 की विचारधारा निकली। और फिर बसपा की नींव भी यहीं से पड़ी, कह सकते हैं। हाँ, ये किताब उसका वैचारिक आधार बनी। देखिए, ये किताब सिर्फ उस समय के दलित आंदोलन की कमियों पर उंगली नहीं उठा रही थी, बल्कि ये अंबेडकर के विचारों पर कांशीराम का अपना नजरिया, अपना एक टेक वो भी पेश कर रही थी। और निशाना कौन थे? मुख्य निशाना थे अनुसूचित जाति के वो नेता, वो राजनीतिज्ञ जिन्हें कांशीराम मानते थे कि वो अपने निजी फायदे के लिए पूरे समुदाय के हितों का सौदा कर रहे थे। अच्छा, और इन्हीं नेताओं के लिए कांशीराम ने ये शब्द इस्तेमाल किया, चमचा। हाँ, चमचा। इसका मतलब क्या था? उनकी नजर में क्या था ये चमचा? चमचा यानी वो कठपुतली या दलाल जिसे मुख्य धारा की पार्टियां, खासकर कांग्रेस उस समय दलितों के असली स्वतंत्र नेतृत्व को कमजोर करने के लिए आगे बढ़ाती थीं। अच्छा। कांशीराम का मानना था कि ये चमचे दिखते तो दलित थे, चेहरा दलित था, लेकिन काम अपने आकाओं के लिए करते थे। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जगजीवन राम और रामविलास पासवान जैसे उस समय के बड़े स्थापित दलित नेताओं को भी इसी श्रेणी में रखा था। ये तो काफी बोल्ड बात थी उस समय। बहुत ज्यादा। और किताब की टाइमिंग भी देखिए, काफी दिलचस्प थी। ये पूना पैक्ट की 50वीं सालगिरह स्वर्ण जयंती के मौके पर रिलीज हुई थी। हाँ, 1982 में। और कांग्रेस पार्टी उसे बड़े जोर शोर से मना रही थी। तो कांशीराम ने जानबूझकर इस मौके को चुना अपनी आलोचना सामने रखने के लिए। ये पूना पैक्ट का जिक्र आया तो थोड़ा इसे समझ लेते हैं श्रोताओं के लिए। 1932 का ये समझौता अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। हाँ, अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल चाहते थे, दलित अपना नेता सिर्फ दलित वोटों से ही चुने। बिल्कुल, सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे और वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे। हाँ, और कांशीराम का विश्लेषण, उनकी व्याख्या ये थी कि गांधी जी ने अनशन के जरिए अंबेडकर पर एक तरह का भावनात्मक दबाव बनाया। उन्होंने ब्लैकमेल शब्द का भी इस्तेमाल किया और उन्हें पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो समझौते में फिर क्या हुआ? समझौते के तहत संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जॉइंट इलेक्टोरेट। इसमें आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार तो दलित होता था, लेकिन वोट सभी समुदायों के लोग डालते थे, सवर्ण भी डालते थे। अच्छा, तो इसका नतीजा क्या हुआ फिर? दलित उम्मीदवार तो जीत रहे थे आरक्षित सीटों से। देखिए, कांशीराम के मुताबिक यहीं से चमचा युग की असल शुरुआत हुई। अच्छा। क्योंकि अब आरक्षित सीट के दलित उम्मीदवार को जीतने के लिए ऊंची जातियों या सवर्णों के वोटों पर निर्भर होना पड़ता था। हाँ, ये बात तो है। तो ऐसे में वो नेता चुना जाता था जो सवर्णों को स्वीकार्य हो, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, ना कि वो जो दलितों के हितों की स्वतंत्र रूप से बिना डरे वकालत करे। तो जो आरक्षण का मूल मकसद था कि दलितों को अपना स्वतंत्र नेतृत्व मिले, हाँ, वो कांशीराम की नजर में यहीं खत्म हो गया, यहीं पर कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो कांशीराम ये मानते थे कि इस पैक्ट ने एक तरह से दलितों की राजनीतिक तकदीर पर ताला लगा दिया। बिल्कुल, ताला लगा दिया। वो कांग्रेस को दलितों का मुख्य दुश्मन मानते थे, क्योंकि इसी व्यवस्था के कारण दलित नेता कांग्रेस जैसी पार्टियों के आश्रित हो गए, डिपेंडेंट हो गए। भारत में शायद ही कोई ऐसी संसदीय सीट है जहां दलित वोट अकेले निर्णायक हों, 30% से ज्यादा हों। हाँ, ये तो सच है, बिखरे हुए हैं। तो उम्मीदवारों को मुख्यधारा की पार्टियों और ऊंची जातियों के नेताओं का मुंह ताकना पड़ता था। कांशीराम का तर्क था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, वो सामाजिक राजनीतिक ढांचा जो पारंपरिक तौर पर ऊंची जातियों के प्रभुत्व को बनाए रखता है, उसने ये सुनिश्चित किया कि केवल ऐसी ही कठपुतलियां, ऐसे ही चमचे उभरें, असली और स्वतंत्र दलित नेतृत्व नहीं।
इसके कुछ उदाहरण भी दिए काशीराम ने अपनी किताब में, जैसे जगजीवन राम का जिक्र आपने किया। हाँ, जगजीवन राम का उदाहरण वो प्रमुखता से देते हैं। हाँ, वो दशकों तक कांग्रेस में मंत्री रहे, बहुत बड़े दलित नेता माने जाते थे। इमरजेंसी के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई, जो बाद में जनता पार्टी में मिल गई। 1977 में जनता पार्टी जीती भी, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। कहा जाता है कि जनता पार्टी के कई ऊंची जाति के नेता एक दलित को पीएम बनाने के पक्ष में नहीं थे। ये बात आती है सामने। और कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्हें दलित अभिजात वर्ग का भी उतना समर्थन नहीं मिला जितना पहले मिलता था। इससे दलितों में, खासकर उत्तर भारत के चमार समुदाय जिससे वो आते थे, उनमें काफी निराशा फैली। हाँ, और रामविलास पासवान, उनका उदय इमरजेंसी के बाद हुआ। लोकदल और फिर जनता पार्टी में रहे। 1977 में हाजीपुर से रिकॉर्ड वोटों से जीते भी थे। हाँ, बिल्कुल। 1983 में उन्होंने दलित सेना बनाई। लेकिन कांशीराम की आलोचना ये थी कि पासवान ने जमीन पर दलितों को संगठित करने का, लामबंद करने का वो काम नहीं किया। वो मुख्यधारा की राजनीति में ही बने रहे। कि क्या मुख्य धारा की राजनीति में रहकर दलितों का सशक्तिकरण हो सकता है, या फिर अपनी अलग राजनैतिक ताकत बनाना जरूरी है? यही कांशीराम का मूल सवाल था। और ये सब उस माहौल में हो रहा था जब दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही थीं। बेलची याद है, 1977 में 11 दलितों को जिंदा जला दिया गया था बिहार में। हाँ, बेलची कांड। फिर पारसबिघा 1980 में 14 मारे गए। पिपरा 1980 में 13 दलितों का नरसंहार हुआ। अरवल 1986 में पुलिस फायरिंग में 22 दलित मारे गए। ये तो कुछ ही उदाहरण हैं। दिल दहलाने वाली घटनाएं थीं ये। इन घटनाओं ने दलितों में असुरक्षा की भावना बहुत बढ़ा दी, और उन्हें लगा कि जो मुख्य धारा के दलित नेता हैं वो उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे, उनकी आवाज नहीं उठा पा रहे। बिल्कुल। और इसी खालीपन को, इसी राजनीतिक शून्य को भरने के लिए कांशीराम सामने आए अपनी एक अलग राजनीति लेकर। और इसीलिए कांशीराम ने जगजीवन राम को कठपुतली या स्टूज कहा, और पासवान के लिए तो ठाकुर का ठप्पा जैसा तीखा शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, जिसका मतलब था कि वे ऊंची जातियों, खासकर ठाकुरों के वोटों से जीतने वाले नेता हैं, जिनका अपने समुदाय पर, दलितों पर उतना असर नहीं है। ये लेबल बहुत तीखे थे, पर उस समय के मोह भंग को, उस गुस्से को दर्शाते थे। तो ये चमचा शब्द, ये कांशीराम की अपनी इजाद थी या इसका कोई पहले से संदर्भ था? देखिए, कांशीराम इसे अंबेडकर द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों से जोड़ते थे। जैसे अंबेडकर ने हिंदुओं की कठपुतलियां या हिंदुओं के एजेंट जैसे शब्द इस्तेमाल किए थे। अच्छा। कांशीराम कहते थे कि ये कोई अकादमिक शब्द नहीं है, ये आम आदमी की भाषा का शब्द है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। उनकी परिभाषा सीधी थी, चमचा वो है जो अपने समुदाय के हितों के खिलाफ अपने मालिक, जिसे वो परजीवी यानी पैरासाइट कहते थे, उसके फायदे के लिए काम करता है। और इन चमचों की जरूरत क्यों पड़ती है व्यवस्था को? क्यों पैदा किए जाते हैं? कांशीराम का तर्क था कि जब भी दलितों का असली स्वतंत्र नेतृत्व उभरता है और ऊंची जातियों के दबदबे को चुनौती देता है, जैसे गोलमेज सम्मेलनों में अंबेडकर ने किया था जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने दलितों का पक्ष रखा था। हाँ, बिल्कुल। तब उस असली आवाज को दबाने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए इन नकली चेहरों यानी चमचों को आगे किया जाता है। गांधी और कांग्रेस को इसकी जरूरत कांशीराम के अनुसार 1930-32 में महसूस हुई, जब अंबेडकर ने अलग निर्वाचन की मांग रखी थी। हाँ, कांशीराम ने सिर्फ चमचा कहकर बात खत्म नहीं की। जैसा आपने बताया, उन्होंने बड़ी बारीकी से इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन भी किया। ये थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन इससे उनकी सोच की गहराई का पता चलता है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कई तरह के चमचे बताए। शायद सबका जिक्र करना या मुमकिन ना हो, लेकिन कुछ खास तरह के चमचे उनकी नजर में थे। जैसे एक थे जाति या समुदाय आधारित चमचे। इसमें वो एससी को अनिच्छुक चमचे कहते थे, मतलब शायद वो बनना नहीं चाहते पर मजबूर हैं। एसटी को दीक्षित चमचे, ओबीसी को अभिलाषी चमचे, मतलब वो बनना चाहते हैं, और अल्पसंख्यकों को असहाय चमचे। फिर थे राजनीतिक चमचे, जो मुख्य धारा की पार्टियों में दलित वोट जुटाने का काम करते थे पर थे पराधीन। और नादान चमचे भी थे। हाँ, नादान चमचे वो दलित जो अंबेडकर के संघर्ष से अनजान थे और ऊंची जातियां जिनका आसानी से इस्तेमाल कर लेती थी। लेकिन सबसे तीखी आलोचना वो किनकी करते थे? वो करते थे प्रबुद्ध या अंबेडकरवादी चमचों की। काशीराम इन्हें सबसे खतरनाक मानते थे। क्यों? क्योंकि ये वो लोग थे जो अंबेडकर को जानते समझते थे, उनके विचारों से वाकिफ थे, लेकिन फिर भी निजी फायदे के लिए, सत्ता के लिए चमचागिरी करते थे। पूना पैक्ट की शैण जयंती मनाने वालों को उन्होंने इसी कैटेगरी में रखा था। अच्छा, और यहाँ तक कि चमचों के चमचे भी थे। हाँ, ये भी एक कैटेगरी थी, यानी
वो पढ़े लिखे या नौकरी पेशा दलित जो इन बड़े राजनीतिक चमचों से फायदा उठाने के लिए उनके नीचे काम करते थे, उनके सहायक बन जाते थे। और एक कैटेगरी विदेशी चमचों की भी थी। विदेशों में भी चमचे? हाँ, मतलब विदेशों में बसे कुछ अवसरवादी अछूत जो भारत आकर सत्ताधारी दलों की कठपुतली बनना चाहते थे। ये वर्गीकरण दिखाता है कि वो सिर्फ सतही आलोचना नहीं कर रहे थे, बल्कि दलित समाज के अंदर की जो जटिलताएं हैं, मजबूरियां हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको वो समझ रहे थे। बिल्कुल। और इसी समझ के आधार पर वो अपनी रणनीति बनाते थे कि किस समूह को कैसे संबोधित करना है, कैसे उन्हें इस चमचा युग से बाहर निकालना है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद काशीराम ने रास्ता क्या सुझाया? क्या सिर्फ आलोचना ही की या कोई समाधान भी दिया? नहीं, चमचा युग में सिर्फ समस्या नहीं बताई गई, समाधान का एक पूरा खाका भी था। कांशीराम ने 4 सूत्रीय कार्यक्रम दिया था। 4 सूत्रीय कार्यक्रम? जी। क्या था वो? पहला था तात्कालिक उपाय जो सामाजिक स्तर पर थे, जैसे जागरूकता फैलाना, अंबेडकर मेले लगाना, पूना पैक्ट विरोधी रैलियां करना, लोगों को जगाना। ठीक है। दूसरा था अल्पकालिक उपाय जो सीमित राजनीतिक स्तर पर था, मतलब धीरे धीरे राजनीतिक कार्यवाही, पॉलिटिकल एक्शन का विकास करना। तीसरा था दीर्घकालिक उपाय जो संपूर्ण राजनीतिक था, यानी दलितों की अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी बनाना, जो बाद में बसपा बनी। और चौथा था स्थायी उपाय जो सांस्कृतिक स्तर पर था, समाज में सांस्कृतिक बदलाव लाना, एक बराबरी वाला समाज बनाना, जिसे उन्होंने उजाले का युग कहा। मतलब सिर्फ राजनीतिक सत्ता नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी। ये तो एक पूरा विजन था। और भारतीय राज्य यानी इंडियन स्टेट के बारे में उनका क्या नजरिया था? वो सरकार को, व्यवस्था को कैसे देखते थे? काशीराम भारतीय राज्य को फंडामेंटली, मतलब मूल रूप से ब्राह्मणवादी मानते थे। उनका हिसाब साफ था, यहाँ 15% ऊंची जातियां 85% बहुजनों पर राज करती हैं। 85% बहुजन में कौन कौन शामिल थे उनकी परिभाषा में? इसमें SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक, इन सबको वो बहुजन मानते थे। उनका कहना था कि संसदीय लोकतंत्र असल में बहुमत का राज नहीं है। वो कैसे? वो उदाहरण देते थे कि कैसे 4-5% ब्राह्मण आबादी संसद की लगभग 30% सीटों पर काबिज है, जबकि 52% OBC आबादी का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। उनका मानना था कि OBC महात्मा फूले जैसे अपने नायकों को भूल गए हैं और SC, ST सांसद कांग्रेस जैसी पार्टियों की कठपुतली बन गए हैं। इसलिए जो आज़ादी मिली 1947 में, वो सिर्फ अमीरों और ऊंची जातियों के लिए आई है, गरीबों और पिछड़ों के लिए, बहुजनों के लिए नहीं। ये तो व्यवस्था पर बहुत ही तीखी, रैडिकल आलोचना है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। कांशीराम और अंबेडकर दोनों का लक्ष्य तो दलित मुक्ति ही था, एक ही मंजिल थी। फिर ये रास्ते अलग क्यों हुए? रणनीतियां क्यों बदली? हाँ, लक्ष्य एक था पर रास्ते और रणनीतियां बिल्कुल अलग थीं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, अंबेडकर का पूरा जीवन संघर्ष की कहानी है। विदेश से पढ़कर आए, बैरिस्टर बने, लेकिन भारत में कदम कदम पर जाति का दंश झेला। हाँ। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, महाड़ सत्याग्रह जैसे जमीनी आंदोलन किए, पानी के अधिकार के लिए, मंदिर प्रवेश के लिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखी और आखिर में हिंदू धर्म की कुरीतियों से तंग आकर बौद्ध धर्म अपनाया। उनका जोर सामाजिक सुधार और कानूनी अधिकारों पर ज्यादा था। और अंबेडकर ने जाति का उच्छेद यानी एनाइलेशन ऑफ कास्ट जैसी क्रांतिकारी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था, हिंदू धर्म ग्रंथों और ब्राह्मणवाद की बहुत तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जाति राष्ट्रवाद की भावना को, सार्वजनिक भावना को खत्म करती है, हिंदू समाज को कभी एक होने ही नहीं देती। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि कैसे चतुर्वर्ण व्यवस्था ने शूद्रों को हथियार रखने, शिक्षा पाने और संपत्ति रखने से वंचित करके पंगु बना दिया। उन्होंने शास्त्रों की पवित्रता को नष्ट करने और पुरोहिती ब्राह्मणवाद, जिसे वो भूदेव कहते थे, उसे मुख्य दुश्मन मानने पर जोर दिया। और अंबेडकर ने जाति तोड़ने के लिए अंतर्जातीय विवाह का सुझाव भी दिया था। हाँ, दिया था। और यहीं पर कांशीराम का नजरिया एकदम अलग था। क्या मानते थे कांशीराम? अंबेडकर के अंतर्जातीय विवाह के सुझाव को कांशीराम अव्यावहारिक मानते थे। उनका मानना था कि ये जमीनी हकीकत नहीं है। पहले दलितों को अपनी जातीय पहचान के आधार पर संगठित होना होगा, राजनीतिक ताकत हासिल करनी होगी, आत्मसम्मान पाना होगा। अच्छा। उनका एक मशहूर नारा था,
जाति तोड़ो नहीं, जाति जोड़ो। इसका मतलब क्या था? क्या वो जाति व्यवस्था को मजबूत करना चाहते थे? नहीं, इसका मतलब जाति व्यवस्था को मजबूत करना नहीं था, बल्कि अलग अलग दलित उपजातियों को जो आपस में बटी हुई थी, उन्हें एक साझा राजनीतिक पहचान के तहत जोड़ना था, ताकि वे एक वोट बैंक बन सकें, राजनीतिक सत्ता पा सकें। उनका मानना था कि सत्ता मिलने के बाद ही जाति को खत्म करने की बात सोची जा सकती है, उससे पहले नहीं। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, लोग गांव से शहर जाते समय अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर जाति साथ ले जाते हैं। हाँ, ये सुना है। जब जाति से इतना लगाव है लोगों को, तो इसके उच्छेद की बात कैसे करें? पहले इस लगाव को पहचानो, इसे राजनीतिक ताकत में बदलो। तो मतलब अंबेडकर जाति तोड़ने पर जोर दे रहे थे और कांचीराम उसी जाति को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे। बिल्कुल। कांचीराम जाति को दो धारी तलवार कहते थे। एक ऐसी तलवार जिसे बहुजनों के फायदे के लिए और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कोई और उदाहरण दिया था इसे समझाने के लिए? हाँ, वो समाज की तुलना एक खड़ी कलम से करते थे। कहते थे, ब्राह्मण कलम की नोक पर सबसे ऊपर है और दलित सबसे नीचे पेन की बॉडी में। उनका मकसद था इस खड़ी कलम को लिटा देना, यानी समाज को समतल बनाना, बराबर करना। ये दिलचस्प उपमा है। और गांव को लेकर भी मतभेद था शायद। हाँ, अंबेडकर गांव को दलितों के लिए अंधेर नगरी, स्थानीयता का गड्ढा, यहाँ तक के कसाई खाना मानते थे, जहाँ जातिवाद सबसे ज्यादा क्रूर रूप में मौजूद है। जबकि कांचीराम कहते थे कि जाति तो शहर में भी उतनी मजबूत है, ये सिर्फ गांव की समस्या नहीं है। और भी कई फर्क बताए जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि अंबेडकर पश्चिमी विचारों, ज्ञान परंपरा से ज्यादा प्रभावित थे, जबकि कांचीराम ज्यादा जमीनी या देसी लगते थे। हाँ, ये एक व्याख्या है। अंबेडकर मिथकों, पुराने कथाओं को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, उन्हें तर्क की कसौटी पर कसते थे, जबकि कांचीराम उनका राजनीतिक इस्तेमाल करते थे, जैसे किसी क्षेत्र विशेष के मिथकों से वहां के समुदायों को भावनात्मक रूप से जोड़ना। शब्दावली का भी फर्क था। हाँ, अंबेडकर दलित शब्द इस्तेमाल करते थे। हाँ, जबकि कांशीराम ने बहुजन शब्द को लोकप्रिय बनाया, जो ज्यादा व्यापक था, जिसमें SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक सब आ जाते थे। ये उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था, एक बड़ा गठबंधन बनाना। नैतिकता के सवाल पर भी कुछ मतभेद दिखता है। हाँ, ये एक अहम बिंदु है। अंबेडकर साधनों की पवित्रता पर, नैतिकता पर बहुत जोर देते थे। कांशीराम का फोकस सत्ता हासिल करने पर ज्यादा था, और साधन क्या इस्तेमाल हो रहे हैं इस पर शायद वो उतना विचार नहीं करते थे। इसी वजह से आनंद तेलतुंबड़े जैसे कुछ आलोचक उन पर अवसरवादी होने, सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिलाने का आरोप भी लगाते हैं। धर्म परिवर्तन पर क्या नजरिया था? अंबेडकर ने तो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। कांशीराम और बाद में मायावती ने भी बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की, पर इसे राजनीतिक कारणों से टालते रहे। उनका तर्क था, पहले शासक बनो, सत्ता हासिल करो, फिर धर्म बदलना। साम्यवाद पर क्या विचार थे? दोनों ही साम्यवाद के विरोधी थे। ये मानते थे कि ये भारत की जातिगत सच्चाई को नहीं समझता, लेकिन अंबेडकर विचारधारा के स्तर पर मार्क्सवाद की आलोचना करते थे, जबकि कांशीराम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों की आलोचना करते थे कि वे जमीनी स्तर पर जाति के सवाल को नजरअंदाज करते हैं, सिर्फ वर्ग की बात करते हैं। सामाजिक आधार में भी फर्क था ना? हाँ, बहुत बड़ा फर्क। अंबेडकर का मुख्य आधार महाराष्ट्र के महार समुदाय में था। कांशीराम ने उत्तर भारत में चमार समुदाय को गोलबंद किया और फिर उससे आगे बढ़कर एक बड़ा बहुजन गठबंधन बनाने की कोशिश की। और वो महाराष्ट्र के महार नेतृत्व के आलोचक भी थे शायद? हाँ, वो RPI के नेताओं और महार समुदाय के पढ़े लिखे तबके की आलोचना करते थे। उन्होंने उनके लिए महारकी जैसा एक शब्द भी गढ़ा था। महारकी? इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था आपस में लड़ने, एक दूसरे की टांग खींचने और दूसरों को, खासकर गैर महार दलितों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति। ये कांशीराम का अपना विश्लेषण था। ये तो काफी विवादास्पद रहा होगा। बिल्कुल। और आरक्षण पर क्या राय थी, ये भी एक अहम मुद्दा है। देखिए, अंबेडकर आरक्षण को सामाजिक न्याय के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए बेहद जरूरी मानते थे। कांशीराम सैद्धांतिक रूप से इसके विरोधी थे। उनका मशहूर नारा था, आरक्षण मांगने वाले नहीं, देने वाले बनो। हाँ। लेकिन व्यावहारिक तौर पर वो जानते थे कि जब तक समाज में भेदभाव है, जब तक बराबरी नहीं है, तब तक आरक्षण जरूरी है। वो इसे एक बैसाखी मानते थे, जिसकी जरूरत तब तक है जब तक बहुजन अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। क्या उनका कोई आर्थिक एजेंडा भी था?
अक्सर उनकी राजनीति को सिर्फ पहचान की राजनीति कहा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका एक आर्थिक एजेंडा भी था, जिसमें प्राथमिक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार और दलित उद्यमिता को बढ़ावा देना शामिल था। वो सांप्रदायिकता के भी सख्त खिलाफ थे और अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को बहुजन आंदोलन से जोड़ने के पक्षधर थे। एक और बात जो कांशीराम के बारे में कही जाती है वो है स्वतंत्र मीडिया की अहमियत को समझना। हाँ, ये उन्होंने बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने दी ओप्रेस्ड इंडियन, बहुजन संगठक, बहुजन नायक जैसे कई अखबार और पत्रिकाएं निकाली, क्योंकि वो जानते थे कि मुख्य धारा का मीडिया उनकी बात सही ढंग से नहीं रखेगा। हाँ, वो कोलकाता रैली वाला किस्सा बहुत मशहूर है। जब रैली के बाद पत्रकार उनसे मिलने आए तो उन्होंने मजाक में कहा, अच्छा पत्रकारों की टीम भी आ गई, कल की रैली की अच्छी रिपोर्टिंग करना। दूसरे अखबार तो हमारी खबरें तोड़ मरोड़ कर छापेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा अपना मीडिया होना चाहिए। बिल्कुल। और उन्होंने दलित संघर्ष को सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रखा। वो जापान गए, ब्रिटेन गए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लिया और भारत में जातिगत भेदभाव का मुद्दा वैश्विक मंच पर उठाया। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा के बाद कांशीराम का अंबेडकर के साथ कैसा रिश्ता था? क्या वो अंबेडकर के अनुयायी थे या उनसे अलग थे या दोनों थे? देखिए, ये एक जटिल रिश्ता था। वो अंबेडकर के विचारों से गहरे तौर पर प्रभावित थे। अंबेडकर उनके लिए प्रेरणा स्रोत थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो उनके अंधे भक्त नहीं थे। उन्होंने खुद कहा था, अंबेडकर ने किताबों से सीखा, लेकिन मैंने अपने जीवन और लोगों से सीखा। जी। इसका मतलब था कि वो अंबेडकर के विचारों को अपने समय की राजनीतिक सच्चाइयों के हिसाब से परख रहे थे, बदल रहे थे, उनमें संशोधन कर रहे थे और फिर उन्हें जमीनी स्तर पर फैला रहे थे। और उन्होंने सिर्फ अंबेडकर से नहीं, फुले, शाहूजी महाराज, पेरियार सबसे प्रेरणा ली। बिल्कुल, वो एक सिंथेसिस कर रहे थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मतभेदों और आलोचनाओं के बावजूद कांशीराम ने अंबेडकर की विरासत को, उनके मिशन को आगे बढ़ाया, भले ही अपने तरीके से? निश्चित रूप से। 1980s के दशक के बाद अगर अंबेडकर भारतीय राजनीति के केंद्र में आए, अगर दलित विमर्श और संस्कृति को एक नई पहचान, एक नई आक्रामकता मिली, अगर बहुजन राजनीति के जरिए हाशिए के समूहों में सत्ता की भूख जगी, सत्ता में हिस्सेदारी की चेतना आई, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय कांशीराम को जाता है। हाँ, और वो जो 2012 में आउटलुक पत्रिका का सर्वे हुआ था, जिसमें अंबेडकर को गांधी के बाद सबसे महान भारतीय चुना गया था, वो भी कहीं ना कहीं कांशीराम और बहुजन आंदोलन के काम के असर को दिखाता है। बिल्कुल, ये उसी चेतना का नतीजा था जो कांशीराम ने जगाई थी। तो आज हमने कांशीराम के चमचा युग के आईने में अंबेडकर के बाद की दलित राजनीति को काफी गहराई से समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे कांशीराम ने दलित नेतृत्व की एक बहुत तीखी आलोचना पेश की और चमचा की अवधारणा दी। हाँ, और हमने ये भी समझा कि अंबेडकर के साथ उनका रिश्ता कितना जटिल और बहुआयामी था। वो अंबेडकर के विचारों पर टिके भी और उनसे अलग हटकर जाति को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की एक नई और विवादास्पद रणनीति भी बनाई। और उनका लक्ष्य साफ था, बहुजन समाज को, 85% आबादी को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना, उन्हें मांगने वाले से देने वाला बनाना। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि क्या जातिगत पहचान को राजनीतिक रूप से एकजुट और मजबूत करके आखिरकार जाति विहीन समाज के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, या फिर ये रणनीति, मतलब जाति को ही हथियार बनाना, अनजाने में ही जाति की जड़ों को और गहरा कर देती है। ये एक ऐसा द्वंद्व है, एक विरोधाभास है, जिससे बहुजन राजनीति आज भी जूझ रही है और जिस पर लगातार मंथन करने की जरूरत है। ये वाकई एक बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल है। इस गहरी और विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।